उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट। चिड़ियाघर समेत नेशनल पार्कों के लिए एसओपी जारी। मंत्री बोले जानवरों को खिलाया जा रहा फ्रेश मीट। कांग्रेस ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा को बताया राजनीतिक स्टंट। कहा केवल अपनी पीठ थपथपा रही भारतीय जनता पार्टी, जवानों को लेकर राजनीति सही नहीं। रुड़की में कांग्रेस नेता सलीम खान की संचालित अवैध पार्किंग सील। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई। पहले की सील को तोड़ चला रहे थे पार्किंग। भारी संख्या में गंगोत्री धाम पहुंच रहे यात्री। धाम से पहले लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम। ट्रैफिक व्यवस्था न होने से यात्री नाराज। नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत के बाद आसपास के राज्य भी सतर्क हो गए हैं। बर्ड फ्लू के संभावित खतरे के मद्देनजर उत्तराखंड में भी वन विभाग अलर्ट है। इसके बाद नैनीताल और देहरादून चिड़ियाघर सहित जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर नेशनल पार्क को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया से गाइडलाइन जारी की गई थी, उसी के हिसाब से उत्तराखंड में भी एसओपी जारी की गई है। चाहे वह जू हो, पार्क हो या फिर प्रोटेक्शन एरिया, वहां पर जो भी हम खाना जानवरों को देते हैं वो फ्रेश मीट ही होना चाहिए। बर्ड फ्लू को लेकर वन विभाग अलर्ट दिखाई दे रहा है। CZA की गाइडलाइन के अनुसार उत्तराखंड में भी एसओपी जारी की गई है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि यहां पर बर्ड फ्लू को लेकर विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है और इसके लिए जो एसओपी जारी की गई है उनका पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। अथॉरिटी ने एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें जो ये इसको वर्ल्ड फ्लू की जो आप बात कर रहे हैं, इसको लेकर के गाइडलाइन जारी की गई थी कि अगर किसी तरह के कोई लक्षण दिखाई दिए तो, और एसओपी उसके हिसाब से हमने जारी की है, जिसमें अगर कहीं लक्षण दिखाई देते हैं, चाहे जू हो, चाहे हमारे रेस्क्यू सेंटर्स हों, चाहे हमारे पार्क्स हों, इसमें एक तो ये तय किया गया है कि जो खाना हम जानवरों को देते हैं जू में, उस खाने में फ्रेश मीट ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मरा हुआ में अगर कोई जानवर बर्ड फ्लू से मरा है, उसका जो अगर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने का खतरा है। कहीं कोई संभावनाएं दिखाई दे कि किसी बात को थोड़ा बहुत संभावना दिखाई देती है तो उसको अलग करके, और जो भोपाल में ICAR का ये एवियन इन्फ्लुएंजा, इसका जो टेस्टिंग हुआ है उसको तत्काल वहाँ भेज करके उसकी जाँच करा लें और उसको तब तक। राज्य में 4 खेल स्टेडियमों के नाम बदले जाने पर सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बीजेपी सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ऐसा कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार से इन स्टेडियमों का नाम परिवर्तन का जो निर्णय है उसे रद्द करते हुए उनको यथावत करने की मांग की है। सबसे अफसोस की बात यह है कि ये सरकार पिछली सरकारों के और कांग्रेस सरकार के विशेष तौर पर किए गए कामों पर अपने नाम की पट्टिकाएं लगाने का काम कर रही है। अब एक नया खेल शुरू हुआ। राज्य के 4 बड़े स्टेडियम्स, राजधानी देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और हॉकी ग्राउंड, मनोज सरकार स्टेडियम, वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कोई काम तो किया नहीं। अब इन चारों का नाम बदल करके रजत जयंती खेल परिसर कर दिया देहरादून का महाराणा प्रताप। अरे भाई, आपको राजीव गांधी से एलर्जी थी, महाराणा प्रताप से क्या एलर्जी थी आपको? आपने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल करके उसको रजत जयंती खेल परिसर कर दिया। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि राज्य में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में अपराध चरम पर है। गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा और इन सब के बीच उत्तराखंड सरकार
स्टेडियम के नाम बदलने में जुटी है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। उत्तराखंड में 4 खेल स्टेडियम के नाम बदले जाने पर सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भाजपा सरकार पूर्वग्रह से ग्रसित होकर ऐसा कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार से इन स्टेडियमों का नाम परिवर्तन का निर्णय रद्द करते हुए उन्हें यथावत करने की मांग की है। कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार के इस अविवेकपूर्ण निर्णय के खिलाफ राज्यपाल से मुलाकात कर अपना विरोध प्रकट करेगी और इन स्टेडियमों पर पार्टी धरना प्रदर्शन आयोजित करेगी। राज्य के 4 बड़े स्टेडियम्स, राजधानी देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, जो उत्तर प्रदेश के ज़माने में 1994 में हम लोगों ने उस कॉलेज को बनवाया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था। बाद में राज्य बनने के बाद कांग्रेस की सरकार के ज़माने में 2012 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसमें राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उसका निर्माण किया गया। इसी प्रकार से हल्द्वानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और हॉकी ग्राउंड, ये मल्टीपर्पज़ हॉल, इसका निर्माण किया गया। इसी के साथ रुद्रपुर में मनोज सरकार स्टेडियम बनाया गया। आपका हरिद्वार में वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम, इसका निर्माण किया गया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कोई काम तो किया नहीं। अब इन चारों का नाम बदल करके, क्योंकि इसमें राजीव गांधी भी दिखता है, इंदिरा गांधी भी दिखती है, वंदना कटारिया भी दिखती है, अनुसूचित जाति के लोग भी दिखते हैं, बंगाली समुदाय के मनोज सरकार भी दिखते हैं, तो इसलिए सबका नाम बदल करके रजत जयंती खेल परिसर कर दिया देहरादून का महाराणा प्रताप। अरे भाई, आपको राजीव गांधी से एलर्जी थी, महाराणा प्रताप से क्या एलर्जी थी आपको? हरिद्वार प्लेयर्स क्लब में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत ने सीधे तौर पर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। वीरेंद्र रावत ने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। बेटियों के शोषण से लेकर हत्या तक के मामलों में भाजपा नेताओं के नाम सामने आए। उन्होंने सल्ट, शांत शाह और अंकिता भंडारी कांड का जिक्र करते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और मुझे लगता है कि बेटियों को भाजपा से बचाने की जरूरत है आज। आज आप देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश को लीजिए, चाहे उत्तराखंड को लीजिए, पिछले दिनों कई भाजपा के नेता जो है हमारी बेटियों के शोषण में लिप्त रहे। चाहे सल्ट की घटना हो, चाहे यहाँ सांतर शाह की घटना हो, वहां पर जो सांतर शाह में जो प्रधान है वो गिरफ्तार हुआ इसी बात में। उनके द्वारा जो है एक दलित महिला का उत्पीड़न किया गया और बाद में उसको सामूहिक बलात्कार के बाद उसको मार दिया गया। आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाया है। अंकिता भंडारी का केस ज्वलंत केस है, अभी भी उसको जो है न्याय नहीं मिल पाया है, जबकि लगभग 2 वर्ष होने जा रहे हैं इस बात को। तो जो प्रधानमंत्री जी का बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। वीरेंद्र रावत ने यह भी आरोप लगाया कि एक तरफ मासूम बच्चियों के कातिल घूम रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार अवैध खनन में व्यस्त है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के मुख्य 4 स्टेडियम्स के नाम बदलने को लेकर जो फैसला किया है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। वीरेंद्र रावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार में बने स्टेडियमों के नाम बदलने को लेकर जो कवायद चल रही है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल में एक भी स्टेडियम का निर्माण नहीं किया है। धामी जी जो है वो सिर्फ खनन में लगे हुए हैं। उनका ध्यान सिर्फ जहाँ से माल आ रहा है उस तरफ उनका ध्यान काम करने की ओर नहीं है। सिर्फ वो जो है हमारे कांग्रेस के द्वारा बनाए गए स्टेडियम के नाम बदलने पर लगे हुए हैं। अब वंदना कटारिया स्टेडियम यहाँ पर है, उसका नाम बदलने की कुछ चेष्टा उनके द्वारा की जा रही है। इसका कांग्रेस जो है पुरजोर तरीके से विरोध करती है। वंदना कटारिया एक हॉकी की प्लेयर है
और उन्होंने देश और विदेश में जो है उत्तराखंड का नाम रोशन करने का काम किया। वो हमारी दलित बिटिया है, उसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को एक पहचान देने का काम किया है। और ये लोग अगर उनको नाम को किसी और नाम से कोई और स्टेडियम बनाए, कौन रोक रहा है? आज उनकी डबल इंजन की ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो कोई और स्टेडियम बनाए, नया स्टेडियम बनाए, उसका नाम रखे, कौन मना कर रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा पूर्व जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस हरिद्वार ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वंदना कटारिया के नाम का स्टेडियम बदला गया तो कांग्रेस भाजपा की ईंट से ईंट बजा देगी। कांग्रेस ने साफ किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी छेड़ा जाएगा, लेकिन वंदना कटारिया के नाम से छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वंदना कटारिया ने उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है और अब उसी के नाम पर राजनीति की जा रही है। इसलिए किया है भाई वीरेंद्र रावत जी के उसमें, जिस तरह से मोदी सरकार बेटियों का जिस तरह से ये बेइज्जती कर रही है। आज एक दलित बेटी हमारी उत्तराखंड का नाम रोशन किया, जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला हो, जिस बेटी को, उस बेटी के नाम एक स्टेडियम वंदना कटारिया रखा गया था। उसके नाम को बदलने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन कांग्रेस एकजुट खड़ी हुई है, सड़क पे खड़ी हुई है। वंदना कटारिया का नाम जिस दिन बदल गया उस दिन बीजेपी के ईंट से ईंट बजा देंगे। ये हमारी पूरी महिला शक्ति, पूरी हमारी कांग्रेस 2 दिन से धरने पे बैठी हुई है। जैसे कि अभी हमारे भाई ने बताया कि हम लोग यहाँ के बाद फिर वहीं जा रहे हैं। बीजेपी सरकार आते ही महिलाओं का उत्पीड़न ऐसा हो गया है कि आए दिन घटनाएं हो रही हैं। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद से अब तक राज्य में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की सरकार रही है। मौजूदा वक्त में राज्य में ट्रिपल इंजन वाली सरकार है। विपक्ष इस बात को बार बार कहता है कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और देश भर के पहाड़ी राज्यों में अपराध के मामलों में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भारतीय जनता पार्टी, राज्य और केंद्र सरकार पर तिरंगा यात्रा के बहाने राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी तिरंगा यात्रा से केवल अपनी पीठ थपथपाने और राजनीतिक प्रचार के लिए काम कर रही है। यशपाल आर्य ने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी सेना का सम्मान करती है और देश की सुरक्षा में लगे जवानों को लेकर कभी भी राजनीति नहीं करती। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार ये एक अभियान के तहत अपनी पीठ थपथपा रही है, निश्चित रूप से ये राजनीतिकरण है और हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अगर देश के आवाम ने, देश की महान जनता ने एकजुटता के साथ इस वीर सैनिकों के सम्मान को लिए अपने जितना भी उनसे हो सका उन्होंने उनकी वीरता को, वीर गाथा को उन्होंने सब जगह कहा भी है, हम लोगों ने भी इसको सराहा भी है। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में घोटाला किया गया। बताया जा रहा है कि यह घोटाला देहरादून, हरिद्वार समेत कई अन्य जिलों में बड़े पैमाने पर हुआ। मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा ने कहा कि यह सरकार की पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। राज्य के ही मंत्री गणेश जोशी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो पार्टी है जो हमेशा बात करती थी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसके कई उदाहरण आपके सामने हैं। बिल्कुल आपने जो माइनॉरिटी छात्रवृत्ति घोटाले की बात करी है, जिसमें केंद्र ने भी राज्य सरकार से जवाब तलब किया है, ये बड़ी शर्म की बात है कि आपकी खुद की सरकार
दोनों ही जगह एक ही पार्टी की सरकार है और इस तरीके से आपसे जवाबदेही आपकी वो मांग रहे हैं, आपसे जवाब तलब कर रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि केंद्र को भी पता है कि ये जो राज्य है उत्तराखंड ये भ्रष्टाचार में किस तरह से लिप्त है, क्योंकि आपके पास जब गणेश जोशी जैसे भ्रष्टाचारी मंत्री होंगे जिनके लिए विजिलेंस में कितनी बार लोग जा चुके हैं और अब तक की जो है कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। आपने कितने घोटाले देखे, नगर निगम में भूमि घोटाला देख लिया आपने, और जो है सफाई कर्मी घोटाला देख लिया। कितने ही घोटालों के मैं नाम गिना दूं उतने ही कम है। तो भारतीय जनता पार्टी को, जनता को ये समझाना पड़ेगा अब कि भाई ये कहां गया, जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा था ये कहां गया है। मंत्री के पास गया, मुख्यमंत्री के पास गया, केंद्र में गया, और अब तो बच्चों की बात है। जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनके पैसे कहां चले गए भाई, उनका पैसा कौन ले गया। नरेंद्र नगर स्थित शहीद भगत सिंह नेगी राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित राजकीय शिक्षक संघ नरेंद्र नगर का द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न हो गया। मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद सेमवाल ने शिक्षकों को अधिवेशन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता और समाज के मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सम्मानित किया है। साथ ही ब्लॉक स्तरीय चुनाव में चयनित पदाधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक की ओर से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शिक्षकों ने पिछले 2 वर्षों में, खासकर मेरे इस दूसरे कार्यकाल में, परीक्षाफल समृद्धि से लेकर विज्ञान, कला और खेल के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, बच्चों को जिस नए आयाम तक पहुंचा है, उसके लिए मैं सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं देता हूं, उनका साधुवाद करता हूं और उनके सम्मेलन की शुभकामना देता हूं सफलता की। दूसरा सवाल ये है कि शिक्षकों की कुछ बहुत ही जेन्युइन बुनियादी समस्याएं हैं जो उनकी सेवा शर्तों का हिस्सा भी है, उनका समय पर निस्तारण करना मेरा एक, जिसे कहते हैं, प्रतिबद्धता रही है। और मैं हमेशा मानता हूं, क्योंकि मैं 11 वर्षों तक मैं भी खुद शिक्षक रहा हूं, 26 वर्षों के शैक्षिक प्रशासन में शिक्षकों के सम्मान की जो भावना है वो मैं अपने प्रकृति में विद्यमान है मेरे भीतर। तो मैं चाहता हूं कि उनका सम्मान रहे और वो अपने कर्तव्य के प्रति भी निष्ठावान रहे। तो मैं उपदेश देता नहीं हूँ, सामान्य तौर पर मैं सीधे सीधे कुछ जिसे कहते हैं उद्देश्य और कुछ मंजिलें तय हम लोग करते हैं मिल करके, और उसे हासिल करने में सारे शिक्षकों का, तो सबका बराबर नहीं होता, मैं ये मानता हूँ। धन्यवाद कि आपने यहाँ आकर ये लाइव कवरेज किया है। और बस मैं ये कहना चाहता हूँ, खुशी तो ऑब्वियसली होती है या किसी भी, अगर आप काम का बीड़ा उठाते हैं वो मुकाम तक पहुँच जाए, लेकिन ये मुकाम नहीं है, यहाँ से तो यात्रा शुरू हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे प्रबुद्धजनों की दिशा निर्देशों में, और हमारे जो अपने संगठन के हमारे जितने भी प्रबुद्धजन हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, उनके दिशा निर्देशों में हम लोग शिक्षा क्षेत्रों में निरंतर नए मुकामों को छुएंगे और संघर्षरत हमेशा रहेंगे। और हम किसी भी शिक्षक का कम से कम अहित तो नहीं होने देंगे। अगर इसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है तो हम भविष्य में इसकी भी बात रखेंगे, किंतु ये तब है जब हमारी कहीं सुनवाई ना हो। नशा मुक्त देवभूमि 2025 अभियान के तहत पथरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बरेली निवासी एक नशा तस्कर को धर दबोचा। आरोपी 308 ग्राम स्मैक के साथ गुर्जर बस्ती तिराहा फेरूपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह स्मैक बरेली के गुड्डू नामक व्यक्ति से खरीदकर हरिद्वार और देहरादून के बड़े कॉलेजों में बेचने वाला था। आरोपी पहले भी एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका है। बरामद स्मैक की कीमत करीब 60 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस अब इस पूरे मामले में अन्य तस्करों और आपूर्तिकर्ताओं की भूमिका की भी जांच कर रही है। रुड़की में मलकपुर चुंगी पर कांग्रेस नेता सलीम खान द्वारा संचालित अवैध पार्किंग को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण HRDA ने सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेता सलीम खान ने विरोध भी किया, लेकिन प्राधिकरण की टीम ने सख्ती दिखाते हुए पार्किंग को सील कर दिया। मामले में प्राधिकरण के सहायक अभियंता DS रावत ने बताया कि यह अनाधिकृत निर्माण है, जिस पर नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि 1 महीने पहले भी इसी पार्किंग को सील किया गया था, लेकिन पार्किंग स्वामी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के सील तोड़ दी। DS रावत ने कहा कि पार्किंग स्वामी ने अब तक संपत्ति से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए।
कारण ये था कि जो हम लोगों ने इसको 1 महीने करीब पहले सील किया था, 1-1.5 महीने पहले। उसमें जो है उसने बिना नियम कानूनों को फॉलो करे हुए उस सील जो है स्वयं अपने आप से खोल ली थी और जानकारी हमें जो है प्राप्त हुई थी, तो उसके आधार पर हमने जो है दोबारा से उसको सील की कार्रवाई करी। ये 1 करोड़ था उसमें। देखिए, अभी मैं इस बारे में नहीं कर सकता हूँ, जब तक सब सीलिंग कार्रवाई हो रही है तो इसका मतलब आवेदक पूर्ण रूप से हमको दस्तावेज नहीं दे रहा है जिससे संपत्ति क्लियर हो कि किसकी है, सरकार की है या उसकी है या किसी और की है। जब तक हमारे वहाँ मानचित्र स्वीकृत नहीं कराएगा तो ये चीज़ स्पष्ट कहना उचित नहीं। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की पुष्टि हो रही है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। भारत सरकार ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग को सावधानी बरतने के साथ ही सतर्क रहने के निर्देश दिए। हालांकि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का अभी कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन अन्य राज्यों से उत्तराखंड आए 2 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक के मुताबिक देश में 22 मई तक कोरोना संक्रमण के कुल 277 मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल में देखे गए हैं। उत्तराखंड में अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है, लेकिन अन्य राज्यों से आए 2 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। गुजरात में 57 साल की एक महिला ऋषिकेश में पूजा के लिए आई थी, जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए थे। जब उन्होंने जांच कराई तो उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनका इलाज अभी भी जारी है। इसके अलावा बेंगलोर से एक डॉक्टर उत्तराखंड आए, उन्हें भी कोरोना की पुष्टि हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी कोविड जो हम लोग का आपने सुने ही होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं। ये कल की रिपोर्टेड है, लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह हमें पाए गए हैं। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ ज़रूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। तो अभी वो हालांकि सेटिल अवस्था में है, कोई ऐसे उसमें नहीं है, और वो अभी एडमिट हैं वहाँ। और दूसरी जो है उनकी भी माइग्रेंट की हिस्ट्री थी, वो आई थी आपके बेंगलोर से, तो वो डॉक्टर ही है थी मतलब, तो लेकिन वो भी अभी सेटल्ड है और अभी होम में ही है, वो घर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसी कोई हमारे राज्य में ऐसा कोई एक्टिव केस अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने बताया है कि उत्तराखंड में कोई ऐसा पॉजिटिव केस नहीं आया है, लेकिन भारत सरकार की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में सैंपलिंग को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए, ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन बेड को एक्टिव रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। हाँ, हम लोगों ने जो प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, और जो हम लोगों को जो एक तरह से जो होना चाहिए, जो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और जो हमारे स्टेट नोडल जो है IDSP, उनके द्वारा हमको जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की है कि आपको सैम्पलिंग बढ़ानी है और आपको निगरानी रखनी है, और साथ में जो है जो भी अगर केस आते हैं तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हमें करानी है, ताकि हम पता कर सकें कौन सा ट्रेंड हमारा ये आया है अभी जो वेरिएंट है। और साथ में जो है हमने ये सारे निर्देश दे दिए हैं कि वे अपनी तैयारी पूरी रखें। जैसे आपको पता ही है कि कोविड के दौरान हम लोगों की तैयारियाँ थी, तो उसमें भी हमने ये VC भी ले लिया सारे CMOs को, और निर्देश भी दे दिए गए हैं मेरे द्वारा कि अपने ऑक्सीजन बेड है या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है ये और ये सब ऑक्सीजन प्लांट है, ये अपने एक्टिव रखें और सैम्पलिंग थोड़ा बढ़ा लें, और ताकि अगर कोई केस आता है तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करा लें। तो ये मेरे निर्देश हमारे जा चुके हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल TV। इजाजत दीजिए, नमस्कार।